आतम बुद्ध भगवान दिया जा सतगुरु रविदास दिया मेरा बापू दसदा गल्लां साडे भारत दे इतिहास दिया मेरा बापू दसदा गल्लां साडे भारत दे इतिहास दिया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਕੇਤ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਜਨ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना वो विचार रखें। तो माननीय अशोक साकेत जी आप अपने 10 मिनट के अंदर अपने विचार रखें और जो एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि बीएसपी और बीडीपी में क्या फर्क है उसको मैंने क्लियर किया है, पंजाबी में क्लियर करने की कोशिश करी है। आप भी उसको क्लियर करें और अपने विचार रखें। माननीय अशोक साकेत। धन्यवाद माननीय सलहन जी। कांसी रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज एक बार फिर से अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रोवाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है और हमें लगता है कि आप सबको जो पिछले 100-150 सालों का जो संघर्ष है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, सबको पता है। मैं कुछ जरूरी बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ जो मुख्य रूप से जो वैचारिक संघर्ष है उसका एक पक्ष है ब्राह्मणवाद, जिसका जनक ब्राह्मण है और इस ब्राह्मणवाद की वजह से जो जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, या जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनके साथ जो भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्याय अत्याचार होते हैं वो ब्राह्मणवाद के आधार पे होते हैं। जो 1850 से महामना ज्योतिबा फूले से लेके 1950-56 तक का जो संघर्ष है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के टाइम पीरियड का, ये करीब 100 वर्षों का संघर्ष है। और इसके बाद ये जो संघर्ष है इसमें जो निचोड़, जो ये जितने भी महापुरुष हैं इन सबका अगर हम निचोड़ की बात करें तो वो मान्यवर कांसीराम साहब, मान्यवर कांसीराम साहब ने इन सब महापुरुषों को समझा, पढ़ा और व्यवहारिक राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया। उन्होंने लोगों को समझाया कि इस देश में जो शोषक वर्ग है वो ब्राह्मण वर्ग है, वो अपने सहयोगी के तौर पे इस देश का जो बनिया वर्ग है और ठाकुर वर्ग है उसको अपने सहयोगी के तौर पे इस्तेमाल करता है। और जो सबसे शोषित वर्ग है वो अनुसूचित जातियां हैं, जिसको दलित शोषित समाज कहते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब की एक थ्योरी थी कि दुनिया में जो संघर्ष होता है वो शोषक और शोषित के बीच होता है। हमारे देश में जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उनका आंदोलन ब्राह्मणिज्म के खिलाफ था, मानवतावाद स्थापित करने के लिए, अपने हक अधिकार सुरक्षित करने के लिए। तो ये जो शोषक वर्ग की भूमिका में है इस देश में ब्राह्मण है, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और आप बुद्धिमान लोग बैठे, आप सबको पता है जो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है वो दलित शोषित समाज, अनुसूचित जाति है। अब इसमें अगर शोषित समाज को अपने लिए रिलैक्सेशन, अपने लिए सहूलतें लेनी है तो मान्यवर कांसीराम साहब का सीधा सा एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि हम अनुसूचित जाति इतनी संख्या में नहीं है इस देश में लोकतंत्र में शासक बन सके और हम अपनी समस्याएं स्वयं हल कर सके। तो उन्होंने जो हमसे जुड़ी हुई जातियां हैं, जो हमारी तरह परेशान जातियां हैं, अनुसूचित जाति है, ओबीसी है, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है, इन सबको आइडेंटिफाई किया
और 1931 की जनगणना में इनकी जो टोटल पॉपुलेशन बनती थी वो 85% बनती थी। इसलिए मोटा मोटा आकलन दिया, हमारे जो शोषित समाज है, दलित समाज है, वो 85% है, और ब्राह्मण के साथ बनिया ठाकुर मिला के ये शोषक की भूमिका में है जो 15% है। तो हमें अपने लिए सुविधाएं प्राप्त करनी है, उसके लिए हमें खुद प्रयास करने हैं, उसके लिए हमें शासक जमात बनने का प्रयास करना है। इसलिए उन्होंने ये जो 85% समाज है उसको जोड़ने की पहल शुरू की। मान्यवर कांसीराम साहब ने 10 अक्टूबर 1998 में मलेशिया कुआलालंपुर में एक भाषण दिया। वहां दलित एक्टिविस्टों का एक सम्मेलन था। उसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने एक किताब लिखी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको मैंने कई बार पढ़ी। उसमें उन्होंने जाति की विनाश की बात करी 36 में, और 36 में वो किताब प्रकाशित हुई। लेकिन बाबा साहब ने जब देखा कि हिंदू धर्म में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो आखिरकार उनको एक धर्म की ओर जाना पड़ा। बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया। और भी लोग हैं, कुछ लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाई, कुछ लोगों ने सिखिज्म अपनाया, कुछ हमारे समाज के महापुरुष हैं जिन्होंने आदि धर्म आंदोलन चलाया, आदि हिंदू आंदोलन चलाया। तो जिनको जिस तरीके का एक हिंदू धर्म से अलग एक अच्छी व्यवस्था के लिए जिस तरीके की सहूलियतें मिली, उन्होंने अपने लिए अलग अलग व्यवस्थाएं चुनी। मान्यवर कांसीराम साहब ने यहाँ राजनीति की बात कही। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जातियों के विनाश की बात करी है, लेकिन जब मैं इसको व्यवहारिक तौर पे देखता हूं तो हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जातियों का विनाश असंभव लगता है। इसलिए मैंने अब उधर सोचना बंद कर दिया है। अब मैंने जातियों को जोड़ने की बात सोची है, और उन्होंने ये जो टुकड़ों में बटे समाज को जोड़ने की पहल शुरू की। काफी हद तक बात बनी, और कुछ स्टेटों में हम कामयाब हुए। राजनीतिक सत्ता उत्तर प्रदेश में आई, बाकी पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, यहाँ भी कुछ एमएलए एमपी जीतते रहे। कुल मिला के आज जो बहुजन आंदोलन है, जो मान्यवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में शुरू किया आंदोलन था, उसमें आज सबको पता है कि वो रास्ते से भटक चुका है। इसलिए वहां पे एक कोलैप्स पैदा हुआ, एक गिरावट आई। अब रही बीडीपी की बात कि हम लोगों ने बीडीपी क्यों बनाई, ये एक सवाल है। तो इसका मोटा मोटा कारण ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते पे चल रही होती तो और कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कतई जरूरत नहीं थी। अब चूंकि उस पार्टी ने अपना पैटर्न बदल लिया है, अपने सिद्धांत बदल लिए हैं, इसलिए महापुरुषों के संघर्ष को जारी रखना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये बात हम लोगों ने 2012 से समाज को बतानी शुरू की, और अंतिम बार हम लोगों ने 2019 में ये डिसीजन लिया कि हमें अगर समाज को नेतृत्व देना है तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी नेतृत्व देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 15 मार्च 2019 को मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन के दिन इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया। अब चूंकि पार्टी बनाना तो बड़ी आसान है बात है, सैकड़ों हजारों की संख्या में पार्टियां मिल जाएंगी। जैसा कि जब 84 में मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टी तो मैंने चुटकियों में बना दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पार्टी को आगे कैसे ले जाना है, इस पार्टी को इस्टेब्लिश कैसे करना है, ये बड़ी बात है। इस पे हमारा फोकस होना चाहिए और इसी के लिए हम लोगों को प्रयास करना है। तो साथियों, अभी जब मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उस टाइम की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी और आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, आज की जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, उनमें बहुत कुछ अंतर आ गया है।
खास तौर से जब मान्यवर कांसीराम साहब ने राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, उस टाइम कांग्रेस पार्टी का एक छत्र शासन था, देश और प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी कांग्रेस के अगेंस्ट तैयार की। आज की परिस्थितियां बदली हुई। 1990 के बाद जो उदारीकरण शुरू हुआ, व्यापारीकरण शुरू हुआ, उसके बाद हमारे पास आज ब्राह्मणिज्म के साथ साथ जो एक पूंजीवादी चुनौती है, हमें दो धड़ों से मुकाबला करना है। ब्राह्मण के साथ साथ जो बनिया वर्ग है, और इन दोनों का जो हस्तक्षेप है राजनीति में, तो इनका हस्तक्षेप है ही। अर्थतंत्र में, इस देश के अर्थतंत्र में भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। आज हमारे सामने जो चुनौती है वो इस देश के ब्राह्मण बनिया प्रभुत्व की चुनौती है। हमें जो संघर्ष करना है वो ब्राह्मण बनिया जो प्रभुत्व है इस देश में स्थापित है, उसके लिए संघर्ष करना है। और जहां तक बात रही जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मान्यवर कांसीराम साहब ने 1982 के अंदर एक किताब लिखी थी, द चमचा एज। उन्होंने एक रास्ता बताया था। उस समय भी ये जो सिचुएशन आज है, ये मान्यवर कांसीराम साहब के समय भी इसी तरह सिचुएशन थी, कोई अलग नहीं थी। तब भी समाज टुकड़ों में बटा हुआ था, तब भी दुनिया भर के सामाजिक संगठन चल रहे थे, तब भी दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियां थी। मान्यवर कांसीराम जी ने जब चमचा एज किताब लिखी तो उसमें उन्होंने एक सूत्र बताया कि हमें ये जो चमचा होते हैं, जो समाज में जो चमचा होते हैं, आज जो कांग्रेस के पाले में, भाजपा के पाले में जो दलित ओबीसी चमचे जो बैठे हुए हैं, तो मान्यवर कांसीराम साहब का मानना था कि ये जो चमचे होते हैं ये अपने आप कुछ नहीं होते, ये निष्क्रिय होते हैं, इनको ऑपरेट करने वाला हाथ होता है। तो आज जो हमारे समाज में जो चमचावाद फिर से बड़े पैमाने पे व्याप्त हो रहा है, उसको चलाने वाले हाथ की पहचान हमें करना है। और वो हाथ है इस देश में जो आज सबसे बड़ा जो ब्राह्मणवाद का गढ़ है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद अभी एक मुंगेरी सपने आजकल कांग्रेस भी देख रही है। उसको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ी है तो दलितों को हम अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो अब ये चमचों का जो युग है वो फिर से शुरू हो गया। हमें चमचों को इग्नोर करना है, हमें चमचों को उठाने वाले हाथों को बार करना, उनके हाथों पे बार करना है। ये चमचे अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी एनर्जी को इस देश की जो ब्राह्मण बनिया प्रभुत्व जो स्थापित है उसके खिलाफ लगाना है। उसके लिए पार्टी का क्लियर कट एजेंडा है। धार्मिक एजेंडा जो है, धार्मिक, जैसे अभी मिस्टर जीत चंद जी ने एक सवाल पूछा था कि आपका धार्मिक एजेंडा क्या है, आप बुद्धिज्म की ओर जाएंगे या कि और किसी ओर। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम जो इस देश का हिंदुइज्म है, जो ब्राह्मणिज्म है, उसके खिलाफ है। उसके अलावा जो मानवतावादी धर्म है, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो आदि धर्म हो, रविदासिया धर्म हो, जो भी मानवतावादी धर्म है, हम सत्ता में आएंगे तो इनके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार करने का काम करेंगे। तो हमारा जो धार्मिक एजेंडा है वो किसी धर्म विशेष को आगे ले जाने का एजेंडा नहीं है, हमारा यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो हमारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, जिसको आज ब्राह्मणवादी राजनीति इसको लागू कर रही है, ब्राह्मणिज्म को, उससे लड़ाई है। उसके लिए हमें अपनी पॉलिसियां बनानी है और उसको परास्त करने के लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम बनाए हैं। उसमें एक जो हमारी जो विचारधारा है, अगर हमको उसे जन जन तक पहुंचाना है
और लोगों को अपने विचार के साथ जोड़ना है, उसके लिए हमारे पास एक मीडिया तंत्र भी होना चाहिए। प्रिंट मीडिया होने चाहिए, हमारे अपने मीडिया होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होना चाहिए। उस पे भी हम काम कर रहे हैं कि हमारी बात समाज तक सही रूप से पहुंच सके, ताकि समाज उसको सही तरीके से समझ सके। तो एक तो मीडिया का काम हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें अगर समाज का एक प्रॉपर सहयोग मिलता है तो हम मीडिया सेंटर्स भी स्थापित करेंगे। दूसरी चीज, हमारे समाज के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है और राजनीतिक सामाजिक समझ कम है। इसलिए हम लोगों का एक प्लान है कि हम भविष्य में कुछ पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर खोलें, ताकि हम अपने लोगों को अपनी राजनीति के लिए प्रिपेयर कर सकें। उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो अभी तक हमने जो देखा है 10-12 वर्षों में, जो हमारा डिस्कशन होता है वो एक जो हमारा एक बुद्धिजीवी तबका है उसी तक ज्यादातर डिस्कशन होता है। हमारे समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो आम जनमानस है, वहां तक हमारा न डिस्कशन पहुंच पाता, न हमारे नेता पहुंच पाते। इसलिए हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो हमारा आम जनमानस है, जो वास्तविक तौर पे जो रोज की समस्याओं से जूझता है, उससे हम अपना संवाद स्थापित कर सकें, उनके दुख दर्दों पे हम शामिल हों और उन्हें अपने जो हमारे राजनीतिक उद्देश्य हैं उनसे हम जोड़ सकें। और अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि जो भी हमारे महापुरुषों के अभी तक के प्रयास रहे हैं, जिनको हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको हम मंजिले मकसूद तक ले जाने में कामयाब होंगे। इन्हीं चीजों को लेके हमारे ये जो बहुजन द्रविड़ पार्टी जो राजनीतिक विकल्प है, इस बैनर के तहत, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोगों का प्रयास चल रहा है। और मैं समझता हूँ बाकी तो जो मिशन मूवमेंट से संबंधित बातें हैं, जो महापुरुषों का संघर्ष है, वो दिनेश गौतम जी ने और माननीय सैलान जी ने मोटे मोटे तौर पे बता दिया है। और समाज को भी आज पता ही है कि हमारे महापुरुषों का संघर्ष क्या है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों का जो सवाल थे उनके जवाब भी मिल गए होंगे। और जो एक मोटा मोटा जो एक विजन है हमारी पार्टी का, उसको हमने रखने का प्रयास किया है। और हम अपील करेंगे कि बहुजन समाज के जो लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर जो लोग इसको सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को, वो सोचे समझें, आज की परिस्थितियों में जो आज की हमारी चुनौतियां हैं उसको सोचे समझें और हमारा वैचारिक सहयोग भी करें, हमें गाइडेंस भी करें, हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। और ये पार्टी अब हम लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन जब तक आप लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए शुरुआत तो हमने एक मजबूत आधार पे कर दी है। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज इसका हिस्सा बने और हम मिलजुल के जो हमारी साझी समस्याएं हैं उसको हम मिलजुल के इस समस्या का समाधान ढूंढें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांसी राम। धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत ही ब्रीफली अपनी बात रखी और समझाने की कोशिश करी कि बहुजन द्राविड़ पार्टी क्या है और उनके क्या कायदे कानून है। और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करी जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि पार्टियां बनती है, जाती है, पर जब तक सहयोग नहीं मिलता, लोगों का जनमानस नहीं मिलते, तब तक पार्टियां जो सी है नहीं चल सकती। इसलिए आप पे अपील करिए कि सभी के सभी जो से काशीराम जी की जो उनकी सोच थी उसको आगे लेके चले। बहुत ही अच्छे आपने विचार दिए। हाँ जी जेके साहब। हाँ जी, बहुत धन्यवाद शोक साहब के साहब। मैं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਚਮਚਾ ਏਜ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ
ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਚਮਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। बिल्कुल ਉਹ ਵੀ एक्चुअली ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚਮਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਚਮਚੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ दूसरी मैं स्पष्ट कर दूं, मैं समझ गया। देखिए, यहाँ चमचा सिर्फ आर्थिक स्तर पे नहीं बनता। आज जिस बात का हम रोना रो रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने पैटर्न से बदल गई, वहां क्या पैसे की कमी है? इस देश में आज भी भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे आर्थिक तौर पे सबसे मजबूत पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। फिर वो अपने रास्ते से क्यों हट गई? ये मामला आर्थिक नहीं है। पहली बात तो जो पूना पैक्ट है, ये चमचाइज्म की जो शुरुआत हुई है वो पूना पैक्ट से हुई है। जी जी। इसको बाद में बाबा साहब ने भी महसूस किया। जो 1951-52 का जो पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने पूरा अपना प्रयास किया और कहीं भी सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने कहा कि ये जो पूना पैक्ट है ये हमारी राजनीति को समाप्त कर देगा। अब मैं उन सिचुएशंस की अगर डिस्कशन करूं तो वो एक लंबा प्रोसेस है कि वहां क्या हुआ, कैसा हुआ। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पूना पैक्ट कैसे क्रिएट हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो ये दुष्परिणाम है, जो चमचाइज्म का जो दुष्परिणाम है, उसको समाज भोग रहा है। आज कांग्रेस और भाजपा में जो लोग चमचे बन के बैठे हैं, वो उनको पता है कि इस जो सिचुएशन है, इसमें अगर हम इनसे समझौता नहीं करते तो हम सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने इसी का तोड़ दिया। जो पूना पैक्ट था वो हमको अल्पसंख्यक समाज के लिए मिला हुआ था, माइनॉरिटीज के लिए मिला हुआ था। बाबा साहब ने ये बोला कि जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, वो माइनॉरिटी हैं, तो माइनॉरिटीज का हक हमको मिलना चाहिए। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब के बिल्कुल उलट बात करी। उन्होंने कहा हम माइनॉरिटी नहीं, हम बहुजन हैं। और उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहा था, उसका हिस्सा शेड्यूल ट्राइब को बनाया, शेड्यूल ओबीसी को बनाया, धार्मिक अल्पसंख्यक को बनाया। और जब ये जातियां जुड़ने लगी तो चमचावाद का प्रभाव काफी हद तक कम हुआ। जहां कांग्रेस और भाजपा के बिना सहयोग के हमारे लोग नहीं जीत पाते थे, वहां बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज बना के जीतना शुरू हो गए। तो चमचावाद का प्रभाव कम हुआ। लेकिन आजकल फिर जो जिस तरीके का अम्बेडकरिज्म चल रहा है, उससे चमचावाद और ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें अगर राजनीति की बात करनी है तो हमारे सामने एक ही सिद्धांत है, मान्यवर कांसीराम जी का जो बहुजन समाज बनाने का सिद्धांत है, वही इस चमचावाद की समस्या का भी समाधान है और पूना पैक्ट के दुष्परिणाम से निपटने का भी समाधान। तो इसलिए ये आर्थिक कारण नहीं है, इसका जो राजनीतिक कारण है ये चमचाइज्म। अगर आर्थिक कारण होता तो बहुजन समाज पार्टी आज चमचावाद की ओर प्रवृत्त न होती। दूसरी चीज, कोई भी पार्टी हो उसको आर्थिक फंड की जरूरत पड़ती है। जिस विचारधारा की बात हम कर रहे हैं, उस विचारधारा के लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनी थी। एक एक कप का जो पैसा था, एक नोट एक वोट का जो सिद्धांत था, मान्यवर कांसीराम साहब ने समाज में बड़े पैमाने पे उसको प्रचारित करके और समाज का सहयोग प्राप्त करके
इन जो ब्राह्मणवादी पूंजीवादी ताकतें हैं उसके मुकाबले बहुजन समाज पार्टी को खड़ी की थी। आज चूंकि एक भ्रम की स्थिति है, इसलिए समस्याएं हैं। जो लोग ईमानदार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी एक चुनौती है, लेकिन हमें विश्वास है कि अगर हम ईमानदारी से अपने समाज के पास जाएंगे तो समाज सहयोग करेगा, और हमें किसी बड़े फंड की जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण और किसी पूंजीवादी के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज इतनी संख्या में है कि वो अपने एक दिन का जो व्यसन है ना, जो उसका जो व्यसन है, जो वो नशा करता है, अगर उस नशे को एक दिन बंद करके वो सामाजिक उन्नति के लिए उस पैसे को दे दे, उतने में एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी हो जा सकती है इस देश में। तो उसके लिए हमें समाज को प्रेरित करना होगा और वो हम करेंगे। जी धन्यवाद। No, very good. Thank you for that. Though a couple of other things. एक ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ are we still relying on reservation? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We need to go beyond the reservation. जी, मैं क्लियर कर दूं, जो कांसीराम साहब का जो सिद्धांत है, उनका जो सिद्धांत है वो ऐसे लेने वाला सिद्धांत नहीं है, देने वाला सिद्धांत। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि हमें समाज को इस हैसियत में लेके आना है कि हम देने लायक समाज बने। तो हमें समाज को उस हैसियत लायक बनाना है, और मैं समझता हूं कि अगर हम उस हैसियत लायक बन गए तो इन फ्यूचर हम रिजर्वेशन देने वालों में से होंगे। लेकिन जब तक उस हैसियत में नहीं पहुंच जाते तब तक रिजर्वेशन लागू है, लागू रहना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर मैं सवाल पावा, 543 सीट्स लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹੈ। ਉਸ 543 ਸੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਰ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ? ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਨਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਟੂ ਫਾਈਟ ਫॉर बीडीपी? मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं कि ये जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है, इसको बनाने से पहले करीब 17 स्टेटों में हमने भ्रमण किया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर जीवन कुमार मल्ला जी, और हमने करीब 17 स्टेटों में भ्रमण किया है। और जो पुराने जो मान्यवर कांसीराम साहब के जो मिशनरी साथी थे, जो बहुजन समाज पार्टी में जब से ये फेर बदल शुरू हुए तो वो बेचारे इनएक्टिव मोड में बैठे हुए हैं देश भर में, अभी वो हैं, और वो सब अनुभवी साथी हैं। हमने उनसे मिलने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, और ऑलमोस्ट सभी इस बात से एग्री है। इसीलिए हम लोगों ने अभी से जो अब चूंकि इलेक्शन 2024 में होने हैं, और ये जो इस देश में ये जो ब्राह्मणवाद का जो गढ़ बन गई है भारतीय जनता पार्टी, इसको उखाड़ना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इसके साथ भी जो दूसरी जो मनवादी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, अभी एक नवनिर्मित पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये सब जो है मनवाद को, ब्राह्मणवाद को ही स्थापित करने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से तो हमारी लड़ाई है ही, देर सवेर इनसे भी हमारा मुकाबला होना है। अब चूंकि इलेक्शन 2 साल बाद हैं तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे जो कुनबे बने हुए हैं देश भर में, उनको हम अपनी विचारधारा समझा पाएं, अपने साथ जोड़ पाएं, और पूरी मजबूती के साथ 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है वो हम लोग लड़ेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि हम सभी सीटों में अपने कैंडिडेट मजबूती के साथ लड़ाएं।
उसमें अभी मिस्टर सलहान जी हैं, ये दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का काम देख रहे हैं। जो एक काऊ बेल्ट एरिया है, जो मिडिल इंडिया है, यहाँ मैं काम देख रहा हूँ। हमारे गौतम जी हैं। साउथ में हमारे प्रेसिडेंट खुद हैं। तमिलनाडु में हमारी यूनिट पूरी तरह से एक्टिव है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तरफ भी हमारी बातें चल रही हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है पूरे देश में। जो पुराने मिशनरी लोग हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, बातें चल रही हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि 2024 का इलेक्शन एक मुकाबले की तरह मजबूती से लड़ा जाए। बस उसके लिए ये है कि समाज को भी हमारे संघर्षों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और चूंकि ये समाज को शासक बनाने की पहल है, तो समाज का सहयोग इसमें जरूरी है। तो मैं अपील भी करूंगा कि समाज इसमें जो है तो जो भी अपना सामाजिक आर्थिक तन मन धन जो भी सहयोग हो वो दे। और जैसा कि अभी माननीय राजवीर जी ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। जितना प्रचारित किया जा रहा है, जितना एक माहौल बनाया जा रहा है आरएसएस का, मैं समझता हूँ आरएसएस कुछ नहीं है। वो एक डर का की दुकान है। अगर हम अपनी कमजोरियों पे होमवर्क कर ले, हम अपनी जो हमारी जो आदतें हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो हमारा समझौतावादी जो रवैया है, उसको अगर हम बदल लें तो इस देश में ब्राह्मणवाद कुछ भी नहीं है। उसको हम आसानी से डिफीट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करना पड़े। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम समाज को एक सिद्धांतवादी समाज बनाएं, ना कि टुकड़खोर समाज। जी।